अरे मिताली, बिना नॉक किए कैसे अंदर आ गई? अरे भाभी, अपना ही तो घर है, क्या जरूरत है नॉक करने की? घर अपना जरूर है, लेकिन कोई भी जब प्राइवेट स्पेस में होता है तो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। ओह सॉरी भाभी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वैसे आप क्या कर रही थी? मैं बस थोड़ी देर आराम कर रही थी। और हाँ, अगली बार दरवाजा खटखटा देना, अच्छा लगेगा। ठीक है भाभी, आइंदा ध्यान रखूंगी। वैसे मम्मी पूछ रही थी आज आपने क्या बनाया है खाने में? मैं सोच रही थी आज दम आलू बनाऊं साथ में पराठे। आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन भाभी जरा जल्दी बना लेना, मम्मी को ना जल्दी भूख लगती है। हाँ हाँ, देख लूंगी। वैसे तुमने कभी नॉक करने की आदत नहीं डाली क्या? नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो बस यूं ही आ जाते हैं एक दूसरे के कमरे में। समझती हूँ, लेकिन थोड़ी आदत बदलना सीखो। किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। आपने एकदम सही कहा। वैसे भाभी, आपने अपने कमरे की सजावट बड़ी सुंदर की है। धन्यवाद। थोड़ा बहुत सुकून चाहिए होता है दिन भर के बाद। अच्छा भाभी, मैं निकलती हूँ, मम्मी को बता देती हूँ आपने क्या बनाया है। ठीक है, और अगली बार? अगली बार दरवाजा खटखटाऊंगी, वादा रहा। ठीक है, जाओ। चलो भाभी, टाटा। कम से कम किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाने की तमीज तो होनी चाहिए। कोई आदत ही नहीं सिखाई इन लोगों को। अरे देव की वो पापड़ कहाँ रखे थे तुमने? दाल के साथ चाहिए ना? अरे यहाँ ही तो रखे है जी, निकाल लो ना। और जरा सुजाता से कहना थोड़ा अचार भी ले आए। माँ, दाल बहुत गाढ़ी है आज, चावल में अच्छे से मिल भी नहीं रही। ले बेटा, मैं खुद ही डाल देता हूँ तेरी थाली में, हाथ से निकाल लेता हूँ सीधा। वाह बाबूजी, यही तो असली स्वाद है, चम्मच से खाने में मजा ही नहीं आता। अरे आज तो तूने दाल में हाथ ही डुबा दिया। छी छी छी, थाली में गिरा दो सीधी। पर ऐसे खाते हम लोग, कोई शादी विवाह तो है नहीं जो चम्मच निकाले, घर के लोग हैं सब। हाँ माँ, और वैसे भी गरम दाल हाथ से निकालने में ही असली अपनापन महसूस होता है। सुजाता धीरे से आकर बैठती है, सबके खाने का तरीका देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये लोग दाल में हाथ डालकर चावल निकाल रहे हैं, कोई प्लेट में से हाथ से सब्जी उठा रहा है, कोई अचार के डिब्बे में पूरा हाथ घुसा दे रहा है। ये घर है या कोई ढाबा? भाभी ऐसे क्यों देख रही है? खाइए ना, पराठा गर्म ही है अभी। हाँ, खा रही हूँ। अरे सुजाता, तूने दाल क्यों नहीं ली? लेना बेटा, देख रंजन के पास से ले ले, वो बचा देगा। हाँ भाभी, हाथ ही डाल दो कटोरी में, वैसे भी सब हाथ से ही खा रहे हैं। नहीं भैया, मैं खुद ले लूंगी, थैंक्स। सुजाता, चम्मच वम्मच की आदत छोड़ो, यहाँ तो दिल और हाथ से खाते हैं। बिल्कुल, हाथ से खाने से स्वाद दुगना हो जाता है, और फिर थाली में उंगलियों से दाल और चावल मिलाने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। स्वाद तो होगा, पर साफ सफाई का क्या? ना कोई सर्विंग स्पून, ना प्लेट की इज्जत, हर कोई सीधा कटोरी में हाथ डाल रहा है। हमें इन सबको कैसे समझाऊं? अरे सुजाता, जरा चटनी भी पकड़ा दे। रंजन ने तो पूरा हाथ अचार में डाल दिया है। जी मम्मी जी। क्या सोच रही हो सुजाता? खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ नहीं, बस सोच रही थी यहाँ खाने का तरीका थोड़ा अलग है। अलग नहीं है भाभी, देसी है, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। और यही असली जिंदगी है बहू, नाटक नौटंकी नहीं। अगर यही जिंदगी है तो मुझे अपनी जिंदगी को थोड़ा ढालना पड़ेगा, या फिर इन्हें बदलना पड़ेगा। माँ, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से, क्या बनाया? अरे बहू, क्या बना रही है आज? सुबह से बासमती चावल की खुशबू घूम रही है। लगता है आज कोई शाही पकवान है। आज मैंने सबके लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है, रायता भी है साथ में। ओहो, आज तो कमाल कर दिया तुमने। ये देखो बाबूजी, कितनी रंग बिरंगी बिरयानी। अरे वाह, इसमें तो सूखे मेवे भी है, और ये क्या है ऊपर? भुने हुए प्याज। जी बाबूजी, हाइड्रेटेड फ्राइड अनियन है, इससे ना टेस्ट बढ़ता है। बेटा, तूने तो होटल जैसा खाना बना दिया, जरा सबको परोस भी दे अच्छे से। जी मम्मी जी, मैं थाली में लगा देती हूँ। सभी बिरयानी के साथ अपनी थालियां भरवाते हैं। भाभी, ये रायता एक ही कटोरी में सबके लिए है ना? जी, पर आप लोग चम्मच से निकालिएगा प्लीज। अरे चम्मच क्यों भाभी, सीधे थाली में डाल देते ना, वैसे भी सब घरवाले ही है। रंजन अपनी उंगलियां रायते में डुबोकर अपनी थाली में डालता है। आहा, और भाई बिरयानी हाथ से खाने का मजा ही कुछ और होता है। सुजाता, तुम भी चम्मच छोड़ो और हाथ लगाओ। देखो मैं कैसा खाता हूँ, बिरयानी को रायते में डुबो कर फिर मुट्ठी भर के मुंह में सीधा। जी, चावल थोड़े सूखे हैं, लेकिन मुंह में जाकर तो घुल ही जाते हैं। बुरा नहीं बनाया बहू। सुजाता तो ये सब देखकर स्तब्ध हो गई। हे भगवान, ये बिरयानी खा रहे हैं या मिट्टी?
कोई ढंग से नहीं खा रहा। एक तो पूरी सजावट खराब करती, ऊपर से रायते में उंगलियां घुसेड़ती। सब अपने हाथों से ऐसे खा रहे हैं जैसे किसी भोज में बैठे हो। भाभी ये जो ऊपर हरे रंग की चटनी है, ये मीठी है क्या? नहीं भैया, वो पुदीना धनिया की है, थोड़ी तीखी वाली। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। रंजन बिरयानी को दोनों हाथों से मसल मसल कर खाने लगता है। अरे देखो, रंजन तो बिरयानी को खिचड़ी बना के खा रहा है। और यही सही तरीका है। कोई चीज खाने के लिए बनी है, देखने के लिए नहीं। ये सब सजावट वजावट का क्या फायदा जब पेट में जाकर सब एक जैसा होना है। इतनी मेहनत से एक एक लेयर बनाकर जाफरान मिलाकर सजा सवार कर ले आई, और ये लोग हैं कि उसे खिचड़ी समझ के खा रहे। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। सुजाता, तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? बिरयानी खराब बनी है क्या? नहीं नहीं, ठीक ही बनी है। भाभी आप भी खाओ ना, देखो कैसे चटकारे ले रहे हैं सब। हाँ बस आती हूँ। सुजाता चुपचाप उठकर अंदर चली जाती है। दोपहर का समय है, बैठक में सब लोग बैठे हैं। अरे देवकी, जरा मेरा हुक्का भर देना। आज तंबाकू में थोड़ा सा लौंग भी डाल देना। लौंग? क्या जी? अब बस थोड़ा खुशबू आ जाता है उसमें, और गला भी साफ रहता है। ठीक है, अभी लाई। बाबूजी, हुक्के की खुशबू दूर से आ रही है। आज तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आप फिर चालू हो गए। बाबूजी का हुक्का और माँ की चाय, दोनों ही दुनिया से हटके हैं। देव की हुक्का लेकर आती है और चिमनलाल जोर से कश मारते हैं। बस यही तो असली जिंदगी है। सारा कमरा धुएं से भर जाता है। सुजाता रसोई से बाहर आकर देखती है। बाबूजी, आप बैठक में हुक्का पी रहे हैं? क्यों बहू, कुछ हुआ क्या? अपने ही घर में हो, यहाँ कौन मना करने वाला है? नहीं, मेरा मतलब ये था कि बैठक में सब लोग होते हैं ना, और धुआं पूरे घर में फैल रहा है। अरे बहू, यही तो असली देसी ठाठ है, और हुक्का तो हमारी पहचान है। सुजाता, तुम्हें धुएं से दिक्कत हो रही है क्या? जी मम्मी जी, थोड़ा सांस लेने में भारी लग रहा है, और खाना बनाते हुए अगर धुआं नाक में जाए तो दिक्कत होती है। भाभी आपको इसकी आदत नहीं है ना, इसलिए लग रहा है। हमारे यहाँ तो हुक्के की खुशबू भी मसालों जैसी मानी जाती है। और वैसे भी बाबूजी तो बरसों से पीते आ रहे हैं। हमने तो इसी माहौल में सांस लेना सीखा है। पर क्या इसे छत पर या बाहर नहीं रखा जा सकता? बैठक में सभी बैठे होते हैं, बच्चे भी आते हैं। बहू, घर के सबसे बड़े आदमी का हुक्का हटाने की बात कर रही हो तुम? हाँ, ये मेरा हक है। और वैसे भी बाहर धूप है, वहां कैसे बैठेंगे? भाभी अब इतना सीरियस क्यों हो रही हो? एक हुक्का ही तो है, सिगरेट थोड़ी ना पी रहे बाबूजी। पर बात आदत की नहीं है, आदर्श की है। घर में अगर बच्चे हुए तो वो भी यही सब देखेंगे ना। अरे पर अभी तो कोई बच्चा है नहीं, जब होगा तब देखेंगे। और फिर बहू, ये हुक्का पीने की परंपरा हमारी पुश्तों से है। तुम हमें बदलना चाहती हो क्या? नहीं बाबूजी, मैं बस चाहती हूँ कि सबका ध्यान रखा जाए, थोड़ी जगह का ध्यान, थोड़ी सेहत का। अच्छा ठीक है, अगले बार मैं हुक्का रसोई से दूर रख दूंगी। अभी तो रहने दो। बहू, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, पर हमें भी जीने दो अपनी तरह से। उम्र हो गई है, अब आदतें नहीं बदलती। ठीक है बाबूजी। सुजाता चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है और बाकी सब फिर हंसी मजाक में लग जाते हैं। भाभी, आज कुछ बाहर से मंगवाते ना, रोज वही दाल चावल सब्जी रोटी खाते खाते बोर हो गया हूँ। हाँ यार, आज मूड ना कुछ हटके खाने का है। तो फिर पिज्जा मंगवा लेते हैं सबके लिए। आजकल बहुत बढ़िया डील चल रही है। पिज्जा? वो क्या होता है? अरे माँ, वो गोल रोटी जैसी चीज होती है, ऊपर सब्जी, चीज और सॉस लगा होता है। हाँ, टीवी पे देखा है, जो हाथ से पकड़ कर खाता है ना, पर उसमें घी तो नहीं होता। बाबूजी, उसमें चीज होता है, एकदम स्ट्रेची स्ट्रेची। अच्छा ठीक है, मंगवा लो, लेकिन ज्यादा मसालेदार ना हो। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करता है। ये लीजिए सब लोग, हॉट एंड फ्रेश पिज्जा। सबके लिए अलग अलग फ्लेवर मंगवाए, साथ में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी है। क्या खुशबू आ रही है। मैं तो यही वाला खाऊंगा जिसमें ये लाल पीले रंग की चीजें लगी हैं। बहू, ये चटनी सी चीज क्या है इसके साथ? बाबूजी, ये डिप सॉस है। पिज्जा को इसमें डुबो कर खाइए। सभी पिज्जा उठाते हैं और अपने अपने तरीके से खाने लगते हैं। भाभी, ये तो सूखी रोटी जैसी है, चलो इस पे आलू की सब्जी रख लेते हैं। रंजन पिज्जा पर आलू की सब्जी डालकर खाने लगता है। और मैं तो इसे रोल बना लेता हूँ। देखो कैसे रोटी की तरह मोड़ के खा रहा हूँ। ये चीज ना बहुत चिपचिपी है,
इससे तो अच्छा घर की रोटी ही खा लेते हैं। चलो इस पर मिर्च का अचार रख लो। देव की पिज्जा पर मिर्च का अचार रखती है और खाती है। बहू प्लेट दो, मैं पिज्जा को 4 टुकड़ों में काट के खाऊंगा। ऐसा रोटी जैसे लग रही है, और ये चीज थोड़ा मक्खन लाओ ना, जरा सूखा लग रहा है। बाबूजी ये ऐसे ही खाया जाता है, मक्खन डालेंगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अरे भाभी खाने दो ना, हमारे हिसाब से सही है। वैसे भी रोटी प्याज का कॉम्बिनेशन तो अमर है। सुजाता का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ सुजाता, तुमने खाया नहीं? खा रही हूँ। वो धीरे से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो उठाती है। ये सूखी सूखी पत्तियां क्यों छिड़क रही हो? मम्मी जी इससे स्वाद बढ़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब हम जो खा रहे हैं उसका स्वाद नहीं है? अरे बहू खाना खा रहे हैं या सजावट कर रहे हैं? भाभी सच में तुम ज्यादा सहज के खाती हो। खाना है तो खाओ, पर ज्यादा दिखावा मत करो। मैंने सोचा था आज सब खुश होंगे, लेकिन इन्होंने तो पिज्जा को भी रोटी बना दिया। चलो कोई बात नहीं, खाना तो अच्छा है, तुमने मंगवाया यही काफी है। अगली बार से ना आलू पराठा मंगवा लेना बहू, वही सबको पसंद आता है। जी मम्मी जी। रात का खाने का समय, सब टेबल पर बैठे हैं। बहू आज क्या बना है? दाल और आलू की सब्जी। और रोटी है लेकिन बस सादी रोटी है, ना तवा गरम किया ना घी लगाया। दाल में ऊपर से कोई तड़का नहीं? बस उबली हुई दाल है, नमक हल्का डाला है। अरे ये क्या, दाल एकदम फीकी है, और आलू की सब्जी भी बिना मसाले की लग रही है। तूने प्याज लहसुन डाला है कि वो भी नहीं डाला? नहीं मम्मी जी, आज सीधा साधा खाना बनाया है, ज्यादा टाइम नहीं था ना। भाभी ये तो अस्पताल वाला खाना लग रहा है। अब तो पहले किसी बिरयानी में केसर डालती थी, सब्जी से सजाती थी। हाँ, रायते में भी मिर्ची के टुकड़े, बूंदी, धनिया सब रहता था। और अब देखो, न रायता, न अचार, न पापड़, बस यूं ही थाली में सब फेंक दिया। हाँ बहू, तूने तो आज बिल्कुल मन मार के बनाया है। खाना है ना, बना दिया। अब कैसे खाओगे ये आप लोगों की मर्जी। अरे पर भाभी आप तो पिज्जा भी प्लेट में टिश्यू बिछा कर देती थी, अब सीधा थाली में ऐसे डाल रही हो। हाँ, पहले भी जब सजाकर लाई थी तब क्या किया था आप लोगों ने? क्या किया था? खाया ही तो था बड़े मजे से। मजे से खाया था या रोटी समझ के? बहू खाने की सजावट की बात नहीं है, स्वाद की है, पर अब तो स्वाद भी गायब है। सुजाता तुम ठीक तो हो, पहले तो इतना ध्यान रखती थी सबका। अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं होती, जैसा बना है वैसा खा लो। भाभी मन ही नहीं करता ऐसा खाना देखने के बाद, न रंग, न खुशबू, न रूप। अब तो हालत यह है कि खाने का नाम सुनते ही दिल बैठ जाता है। हाँ, एक आदत सी लग गई थी अच्छा खाना खाने की, अब ये सूखा सूखा खाना देख कर ही भूख मर जाती है। तो मत खाइए, किसी ने जोर नहीं दिया है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। जब मैंने मेहनत की तब किसी ने सराहा नहीं, अब शिकायत मत कीजिए। अरे बेटा, तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। मैं भी आप सबसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करती थी। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है। भाभी कल थोड़ा रायता तो बना देना। जैसा बना होगा वैसा ही मिलेगा। रात का समय है, टेबल पर खाना परोसा गया है, सब धीरे धीरे बैठ रहे हैं, लेकिन सबका चेहरा उतरा हुआ है। थालियों में वही सादी दाल, सूखी सब्जी और बिना घी की रोटियां। भाभी आज भी यही सब? अरे कम से कम चावल के ऊपर थोड़ा देसी घी तो डाल देती। और ये सब्जी एकदम फीकी, प्याज टमाटर तक नहीं दिख रहा। लगता है अब खाने का स्वाद फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। सुजाता चुपचाप खड़ी सबको देखती है, फिर कहती है, आप सबको सच में शिकायत इस खाने से? शिकायत नहीं है सुजाता, पर हाँ पहले जो स्वाद था वो अब नहीं है। और पहले आप जो सजावट से, स्वाद से बड़े चाव से खाना बनाती थी, अब तो सब एकदम बेरंग हो गया है। और जब से तुमने मन से खाना बनाना छोड़ा है, घर की रसोई में जैसे जान ही नहीं रही। बहू पेट तो भर जाता है पर दिल नहीं। अच्छा, अब आप सबको मेरी मेहनत की अहमियत समझ में आ रही है। अरे हम तो तब भी कहते थे तुम बहुत अच्छा बनाती हो। कहते थे? कब कहा आपने? जब मैं बिरयानी बनाकर लाई थी तो आप सबने हाथ से मसल मसल कर खाया, किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कितनी मेहनत से बनी थी। भाभी वो तो हमारी आदत है। आदत ही तो है जो आप लोगों को बदलनी चाहिए थी। पिज्जा मंगवाया तो आपने उसे भी अचार और आलू की सब्जी से खा लिया, रायते में उंगलियां, दाल में हाथ डालकर परोसना, बिरयानी को खिचड़ी बनाना, सब कुछ देखा है मैंने। तो क्या अब तुझसे अच्छा खाना मिल ही नहीं सकता? मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? अगर आप सब लोग खाना खाने का तरीका बदलेंगे तो मैं फिर से पहले जैसे प्यार से ही खाना बनाऊंगी। तरीका? कौन सा तरीका?
मतलब ये कि सब लोग हाथ धोकर बैठेंगे, किसी की थाली में हाथ नहीं डालेंगे, परोसने के लिए चम्मच और सर्विंग स्पून का इस्तेमाल करेंगे, रायते में उंगली नहीं घुसाएंगे, और सबसे जरूरी बात, खाने की इज्जत करेंगे। भाभी इतना तो होटल में भी नहीं होता। मैं होटल नहीं हूं, मैं इस घर की बहू हूं, और जब मैं दिल से खाना बनाती हूं तो चाहती हूं कि उसे उसी दिल से खाया जाए। तो सही कह रही है बेटा, हम सब ने तुझे ऐसा वैसा समझ लिया। हाँ सुजाता, अगर तुम फिर से वैसा खाना बनाओगी तो हम भी आदतें बदलेंगे, है ना बाबूजी? बदलनी पड़ेगी भाई, अब उम्र हो गई है, मगर अगर बहू फिर से स्वाद दे रही है तो हम भी तहजीब दिखाएंगे। ठीक है भाभी, अब से ना रायते में हाथ नहीं डालेंगे, ना बिरयानी को मसलेंगे। बस आप फिर से वैसा खाना बनाओ जैसा पहले बनाती थी। और मुझे तो तेरे हाथ की वो मेथी मटर की सब्जी बहुत याद आ रही है बहू। वो भी मिलेगी, लेकिन वादा कीजिए कि अब से सब ढंग से खाएंगे। वादा है, वादा है, वादा है, वादा है। ठीक है, तो कल से फिर से स्वाद शुरू होगा, लेकिन याद रखना, जैसा व्यवहार वैसा ही भोजन। अरे भैया आज तो भूख और तेज लगने लगी है, उम्मीद की खुशबू से। और कल के खाने के इंतजार में रात काटनी पड़ेगी भैया। चलो अब तो इस सादी दाल को भी इज्जत से खा लेते हैं, बहू का मन जो जीतना है। लड़की वालों को लड़के के परिवार को सोना चांदी देते तो आपने जरूर देखा होगा, पर सोनिया के परिवार वाले गौतम के परिवार के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आए थे, जिसकी साइज देखकर ही बुफे में लगे खाने को छोड़कर सभी का ध्यान उस गिफ्ट पर ही था कि कब वो गिफ्ट खुले और सब देख सके कि ऐसा क्या दे रहे हैं लड़की वाले। और सारी रस्में पूरी होने के बाद वो वक्त आ ही जाता है। आप लोगों को तो हमने जो हमारी हैसियत का था वो दे ही दिया। अब हमारी बेटी को भी कुछ देना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो। बस आप मना मत कीजिएगा। वैसे अपनी हैसियत के नाम पर आपने हमें सोनिया के अलावा कुछ खास दिया नहीं है समदन जी। पर इस बड़े से गिफ्ट में कुछ अच्छा ही होगा, इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं। हमें तो भाई कन्या कलश के अलावा आपने कुछ दिया नहीं, अब अपनी बेटी को ही कुछ दे दीजिए। जी, आप जरा वो गिफ्ट खोलिए जो हम स्पेशली सोनिया के लिए लाए हैं। सोनिया का पूरा परिवार मिलकर उस बड़े से गिफ्ट को खोलता है और उसके अंदर से निकलती है एक लड़की। ये क्या है सासू माँ? अब इस गिफ्ट को आप लोग लेने से मना तो नहीं कर सकते। ये मैं आप लोगों को नहीं, अपनी बेटी को दे रही हूँ। सोनिया को किसी काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उसके साथ जाएगी लैला। लैला? पर ये लैला है कौन? ये मेरी बहन है। हो गया, जान लिया। अब हमें इस टॉपिक पर ज्यादा बात ना करते हुए विदाई की रस्म पूरी करनी चाहिए, तभी तो सुबह तक हम ससुराल पहुंच पाएंगे। नहीं मम्मी जी, चलिए चलिए चलिए। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतने दिनों तक समदन जी ने अपनी इस दूसरी बेटी को हमसे छिपा कर क्यों रखा? अरे तुझे क्या है लीला, तुझे तो अपनी बहू मिल गई है ना, ऊपर से दहेज में बहू की बहन भी आ गई। तू तो फायदे में ही रह रही है ना। घर में पहले लीला थी, अब लैला भी आ गई। अब दोनों मिलकर हमें लाल पीला करेगी। एक हाथ से अपने पति का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से लैला का हाथ पकड़े सोनिया अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। इतनी ठंड में सुबह 3 बजे तक मैं रुकी रही, ये देखने के लिए कि तेरी बहू दहेज में लाई क्या है और क्या लेकर आई अपनी बहन। अरे तू तो बड़ी डिंगे हाँकती थी, मेरी बहू हीरो का हार लेकर आएगी, सोने का तार लेकर आएगी, लेकर आ गई ना ये ठुल्लू। अरे पिछले 10 मिनट से चूहे के कुछ कुतरने की आवाज आ रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि हमारे घर में चूहा कहाँ से आ गया। अभी भीड़ में ना तेरा चेहरा दिखा तो समझ में आया कि ये तो तेरे बोलने की आवाज है। मेरा मुंह तो बंद कर लेगी लीला, अभी तो बस यहाँ मैं हूँ, सुबह मुंह दिखाए के वक्त देखती हूँ कितनों का मुंह बंद करती है तू। थू थू होगी तेरी, थू थू। किसी तरह गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है और अगली सुबह सूरज उगते ही मोहल्ले की औरतें एक एक कर लीला के घर पहुंचना शुरू कर देती है। क्या लाई है तेरी बहू लीला? सुना है इतना बड़ा गिफ्ट दिया है लड़की वालों ने कि आंखें ही चौंधिया जाए। क्या था गिफ्ट में? हाँ, जैसे कि तुझे बता ही देगी लीला। अरे कैश निकला होगा गिफ्ट में, धर गुल्लक में करके बैठी है मैडम, चेहरे की चमक देख कर नहीं पता चल रहा क्या? वैसे ये लड़की कौन है लीला? तेरे यहाँ तो पहली बार देख रही हूँ इसे। ये बहू की छोटी बहन है, बहू के साथ उसके काम में मदद करने आई है। जा बेटा, सभी के लिए नाश्ता लेकर आ जा। लीला के बोलने की देर थी कि लैला फौरन रसोई में जाकर
खीर, पूरी, आलू की सब्जी, साथ में चिप्स और पापड़ भी सभी मेहमानों के लिए बनाकर परोस कर ले आती है। अरे वाह, बहू की छोटी बहन तो बड़ी फुर्तीली है। जरा खाकर भी तो देखिए कैसा खाना बनाया है इसने। लैला के हाथ का बना खाना खाते ही सभी के मुंह से वाह वाह निकल जाता है। अरे वाह लैला, खाना तो जबरदस्त था। बहू की छोटी बहन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तो बहू तो और अच्छा खाना बनाएगी। एक काम कर बहू, तू भी अपनी पहली रसोई की रस्म अभी ही कर दे। इसी बहाने हम भी चख लेंगे तेरे हाथ का खाना। अब मजबूरन ना चाहते हुए भी सोनिया को किचन में जाना पड़ता है, पर सोनिया को कुछ बनाना तो आता नहीं था। वो किचन में जाकर बस खड़ी हो जाती है। अब क्या करूं मैं? तभी सोनिया की नज़र वहाँ पड़े बर्तनों पर पड़ती है। वो क्या देखती है कि लैला ने उसकी मदद करने के लिए आधे से ज़्यादा काम पहले ही कर दिया था, पर वो ये समझ नहीं पाती कि लैला ने खाना तो बना लिया है पर उसे थोड़ा कच्चा छोड़ा है, ताकि जब सोनिया के खाना परोसने की बारी आए तो वो खाना ज़रा पका ले। पर सोनिया को तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी और वही आधी पकी रोटियां और आधी पकी सब्जियां लेकर वो बाहर सभी को सर्व कर देती है। तेरी बहन एक्सप्रेस ट्रेन तो तू तो एरोप्लेन निकली। मान गए समधन जी को, दोनों को एक नंबर का ट्रेन किया है। चल बहू, अब जल्दी जल्दी पहली रसोई की रस्म करते हैं। और सोनिया के परोसे हुए खाने को जैसे ही सब मुंह लगाते हैं, ओथ, ये तो आधा कच्चा है। इतनी भी क्या जल्दी थी बहू? रोटी जब बेली ही थी तो सेक भी लेती। ये तो लग रहा है रोटी बेलकर सीधा प्लेट में रख कर ले आई। सारा का सारा मूड खराब हो गया। और नाराज होकर वहां आई हुई सारी औरतें चली जाती है। अब मैं तो बेकार में ही लैला पर नाराज हो रही थी। तुझसे ज्यादा गुणवान तो ये है, कितना अच्छा खाना बनाती है। इसीलिए तो इसे अपने साथ लेकर आई हूँ मम्मी जी। मम्मी, मम्मी मेरी शर्ट नहीं मिल रही, ढूंढो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी तरफ मत देखिएगा, मुझे तो आए यहाँ बस एक दिन हुआ है मम्मी जी। मुझे कैसे पता होगा कि देवर जी अपनी शर्ट कहाँ रखते हैं? कि तभी हवा की तेजी से लैला दिलीप के कमरे में जाती है और अपने हाथ में शर्ट लेकर बाहर आती है। ये तो वही शर्ट है मम्मी। क्या भाभी, आप मेरी भाभी होकर भी मेरी मदद नहीं कर पाई और आपकी बहन मेरे काम आ गई। मानना पड़ेगा लैला तुम्हें। और इसी तरह लैला घर के सारे कामकाज को ऐसे संभाल लेती है कि घर की बहू वही हो, सोनिया नहीं। दोपहर को रसोई से निकलने के बाद सोनिया अपना हाथ दबाती हुई कहती है, मैं थोड़ी देर आराम करने जाती हूँ मम्मी, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। अरे तो करती क्या है बहू? रसोई का काम तो तेरी बहन कर देती है। तू तो बस सभी को प्लेट में खाना रखकर परोसती है, उसी में थक गई। वाह। तभी अपना सर पकड़े दरवाजे से प्रमोद वहां आता है। सर इतना फट रहा था कि उल्टी हो जाती, इसलिए मैं घर लौट आया। ये कहकर प्रमोद सोफे पर बैठता है कि वो महसूस करता है कि उसके माथे में किसी की उंगलियां दौड़ रही है और वो उंगलियां किसी और की नहीं, लैला की होती है। अरे करने दीजिए उसे मसाज, हो सकता है उसके मसाज करने से आपका सर दर्द ठीक हो जाए। एक कप चाय पिला दे लैला, फिर मैं दुकान निकलूं। अब तो सोनिया के ससुराल में क्या, अगल बगल आसपास कहीं पर किसी को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती तो सभी लैला को ढूंढते आते और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए लैला। अरे भाभी, अगर लैला चली जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? अरे मुझे क्या पता क्या होगा, वैसे भी लैला यहाँ बस मेरी मदद करने आई थी और अब मैं धीरे धीरे सब सीख चुकी हूँ, तब लैला का क्या काम। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, ये घर जाएगी तभी तो मम्मी पापा इसके लिए लड़का देख पाएंगे। अरे पर क्यों देखना है लड़का? लड़का तो हमारे सामने ही है। दिलीप, क्या दिलीप, पसंद है ना लैला? वो आपको जो सही लगे भैया। तब कर देते हैं रिश्ता पक्का। अब तो टेंशन नहीं है ना लैला, तू कहीं नहीं जा रही, तू यहीं रहेगी। अब समझ में आया कि तेरे घर वालों ने तुझे छुपाया क्यों था, क्योंकि तेरे रहते तो सोनिया की शादी कभी होती नहीं। पिछली बार ठगे गए थे हम, पर इस बार मुनाफे का सौदा करके आएंगे। और चट मंगनी पट ब्याह करके लैला दिलीप की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। इतने दिन तूने कभी अपनी जबान नहीं खोली, अब तो मुझे मम्मी जी बोल दे बहू। मालकिन, हम कहाँ किसी को मम्मी जी बोल पाएंगे, हमें तो मालकिन ही बोलने की आदत है। अब आप जल्दी से हटिए, देखिए बर्तन कितने पड़े हुए हैं रसोई में। हम पहले बर्तन साफ करके आते हैं, फिर ये गृह प्रवेश की रस्म भी कर लेंगे। अरे मेरी लैला, तुमने ये क्या बोला? ये तो वही बात हो गई ना, लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और सोचेंगे कि होम थिएटर वाली आवाज़ आएगी। क्या भैया? ये सब क्या है बहू? फिर ठगे गए हम। एक बहू का वीडियो खराब है तो एक का ऑडियो।
आप लोग कोई ठगे नहीं गए। लैला मेरी बहन है ही नहीं, वो तो मेरी काम वाली है, पर मैंने इसे बचपन से अपनी मुंह बोली बहन समझकर वैसे ही रखा है। काम वाली को पसंद कर लिया तूने दिलीप? अरे मुझे घर का काम आता नहीं था, इसलिए मम्मी जानती थी कि शादी के बाद मुझे बहुत दिक्कत होगी, और उन्होंने आप लोगों से कसम लेकर मुझे दहेज में लैला दे दी। पर मंडप में ही आप लोग मुझसे पूछने लगे तो मैंने बोल दिया मेरी बहन है। अब आप लोगों को ये लैला इतनी अच्छी लगी तो मैं कौन होती हूँ किसी के बीच में आने वाली। ले आई बहू। तो गौतम जी कैसी लगी देवरानी? आंगन में सासू माँ गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। ससुर जी वहीं बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। नौकर चाकर घर की साफ सफाई कर रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग डरे हुए थे। लगता है घर वालों ने नियम कानून नहीं सिखाया है। ऐसी लापरवाह लड़की हमारे घर की बहू बननी ही नहीं चाहिए थी। शुरुआत में थोड़ी आजादी क्या दीदी? महारानी 8 बजे तक सोती रहेंगी क्या? अरे क्यों नाराज होती हो श्यामू की माँ? अभी शादी करके आई है, थोड़े दिन में हमारे घर के तौर तरीके सीख जाएगी। आप चुप रहिए जी। हमारे जमाने में हम अपने सास ससुर के जागने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो जाते थे। किसी के पूछने के पहले ही चाय नाश्ता तैयार कर देते थे। वो समय चला गया श्यामू की माँ। अरे क्या खाक समय चला गया? परंपरा निभाने का कोई समय और जमाना नहीं होता है जी। हाँ, पर तुम्हारा पारा जरूर चढ़ा हुआ है और तुम परंपरा कर रही हो। इतना सुनते ही ससुर जी के साथ साथ नौकर भी खी करने लगे। सास ने सबको आंखें तरेर कर देखा। फिर अरे श्यामू, तेरी बीवी को बोल के धूप माथे पर चढ़ गई है। आज महारानी जागेंगी या 1-2 नौकरानी भिजवा दूं उसके कमरे में? अब भला तुम ऐसे ही श्यामू को पुकार रही हो। वो तो सुबह सवेरे ही खेत पर चला गया, तब तक तो तुम भी नहीं जागी थी। हाँ ठीक है, मेरी तो उम्र हो गई है, पर मैंने भी सुबह 5 बजे जाकर सारे काम किए हैं। आज 35 साल हो गए मुझे इस घर को संभालते हुए। हाँ श्यामू की माँ, मैं तो आज भी अपनी माँ का शुक्रगुजार हूँ जो तुम जैसी धर्म पत्नी मेरे नसीब में आई, वरना इस घर की दशा क्या हो जाती। आज भी दोस्तों के बीच में अपनी मूंछों को ताव देना नहीं भूलता। हाँ आप भी ना। बस ऐसी मुस्कान पे आज भी हम फिदा है। पर आपने बातों में मुद्दे की बात को तो भुलाई ही थी। इस घर को नरक बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जहाँ समय की कदर नहीं होती वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती है। आने दो आज शामू को, तब मैं खबर लेती हूँ। माँ जी, बहू रानी के कमरे की सफाई कब करूँ? देख, मेरा सर मत खा तू सुबह सुबह। एक तो महारानी जागी नहीं है, यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा, और तुझे पड़ी है सफाई करने की। तभी बहू सलवार सूट पहन के आंगन में आती है, जहाँ सास और ससुर बैठे हुए थे। माँ जी, नीचे इतना शोर हो रहा था, क्या हुआ? कहीं भूकंप आ गया है क्या? हाँ बहू, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी फटा है। ये समय है आने का। इतनी देर तक सोने की प्रथा नहीं है हमारे घर में। हम अपने जमाने में सुबह सबसे पहले जागकर घर के काम में लग जाते थे। वो माँ जी, रात को ये देर से आए थे तो सोने में थोड़ी देर हो गई। एक तो महारानी इतनी देर तक सोती है, ऊपर से सफाई में नई नई कहानी बनाती है। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब तुम ये बताओ कि नाश्ता बनाने में कितने घंटे लगाओगी? अभी तक रामू ने तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं की। इस घर में नाश्ता कब बनेगा, खाना कब बनेगा? सुबह से मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, किसी ने चाय पानी तक नहीं पूछा है। माँ जी, नाश्ता तो 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप लोग आइए ना, खाने बैठिए। क्यों रे, तेरे मायके वालों ने जादू की छड़ी दी है क्या, जो तू घुमाएगी और नाश्ता बन जाएगा? माँ जी, आप भी कितना मजाक करती हैं। बेशर्म लड़की, हंसती है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ क्या तेरे साथ? नाश्ते का पूछ रही हूँ और तू कह रही है कि 5 मिनट में बना देगी।
ऐसा कौन सा जादू जानती है तू? माँ जी, नाश्ते में आज आप लोगों के लिए ओट्स और दूध है। कल आप और पिताजी कह रहे थे ना कि ज्यादा तेल मसाले खाने से गले में जलन हो रही है, गैस की भी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो होती है आजकल। तो तू क्या हमें ओट्स ऐसा कुछ भी खिलाएगी? अरे श्यामू की माँ, कम से कम उसे पूरी बात तो बोलने दो। अच्छा अच्छा ठीक है, बता क्या है नाश्ते में? माँ जी, ओट्स जो गेहूं के दाने से बना होता है। गरम दूध में थोड़ा सा ओट्स और मध या चीनी मिलाकर खाने से बहुत ताकत मिलती है और तेल मसाले के खाने से होने वाली दिक्कत भी नहीं होती। मेरी समझ से तो ये सब परे है। ये क्या बोल रही है जी? हमें तो नाश्ते में पराठे, पूरी, छोले, लस्सी, बढ़िया व्यंजन खाने की आदत है। ये सब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे भाग्यवान, चलो आज खा कर देखते हैं। गेहूं के दाने ही तो है, अब खाने चले क्या? बहू ने खाने वाली टेबल पर 2 कटोरी में दूध और ओट्स निकाल कर रख दिए। सास ने देखते ही मुंह बनाना शुरू कर दिया। फिर 1-2 चम्मच खाकर बोली, खाने में तो ठीक ही लग रहा है, पर गर्मा गर्म आलू के पराठों वाली बात कहाँ इसमें? माँ जी, मैं हर इतवार आपके मनपसंद व्यंजन बना दिया करूंगी, पर आप लोगों की सेहत को देखते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खिलाऊंगी। ये बहुत अच्छा सोचा है बहू तुमने। अब इस उम्र में ऐसा खाना ही चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा हो और बाकी समस्याओं से भी दूर रह सके। जी पिताजी, मैंने आप लोगों के लिए एक रूटीन भी बनाया है। बड़ी आई हम पर हुकूमत चलाने वाली। एक तो लड़कियों की तरह सलवार सूट पहनकर देर से आती है, ऊपर से हमारे कामकाज का भी ठेका लेगी है। हम तो अपने ससुर के सामने साड़ी पहनकर जाया करते थे। माँ जी, कपड़े तो सलवार सूट भी है और साड़ी भी है। आपकी तरह मुझे अभी आदत नहीं हुई ना साड़ी पहनकर घर का काम करने की, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। सुबह मैंने आपके बेटे को नाश्ता दिया और फिर योगा करने लगी, इसलिए आने में देर हो गई। देखो श्यामू की माँ, मुझे अपनी बहू में तुम्हारी झलक ही दिख रही है। बस फर्क है तो सोच और जमाने का। क्या कहना चाहते हैं जी आप कि मेरी सोच खराब है? नहीं माँ जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि सुबह समय पर जागना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। मैंने बचपन से वही किया है माँ जी। मैं ना कहती थी बहू आने से इज्जत कम हो जाएगी। बहू, तुम श्यामू की माँ की बातों का बुरा मत मानो। उसका बात करने का तरीका ही ऐसा है, पर दिल से बड़ी सच्ची है तुम्हारी सास। क्या जी आप भी? माँ जी, कल से सुबह आप दोनों टहलने चले जाया करिएगा। इधर मैं भी योगा करके घर का सारा काम संभाल लूंगी। और माँ जी, दोपहर में खाने की थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ा फल खाएंगे ताकि हमारे चेहरे की चमक बनी रहे। आप तो इतनी सुंदर हैं, आपके चेहरे पर और चमक आ जाएगी। लो, इसका मतलब नए जमाने में अब खाना भी नसीब नहीं होगा। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। खाने में मैं दाल, चावल, साग, सलाद और गोभी बना रही हूँ, साथ में थोड़ा रायता भी होगा। वाह बहू वाह, मुझे लगा अब तो खाना मिलेगा नहीं, पर तुम्हें इतने सारे खाने का नाम लिया कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। जी पिताजी, हम सब खाना खाएंगे, पर नाप तौल कर, ताकि सेहत भी बनी रहे और खाने का मजा भी आए। अजी सुनते हैं, मैं ना कहती थी कि मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी आज के जमाने की बहू काफी समझदार है जी। अंजलि और वर्षा नाम की 2 बहनें थी। वैसे तो दिखने में दोनों ही सुंदर थी, लेकिन अंजलि थोड़ी सी सादी थी और वर्षा नए जमाने की मॉडर्न लड़की। अंजलि जहाँ कम बात किया करती थी, वहीं वर्षा काफी बातूनी और अपनी बातों से सबका दिल भी जीत लेती थी। दोनों बहनों की उम्र में ज्यादा फर्क भी नहीं था। अंजलि और वर्षा के पापा रामेश्वर और माँ कंचन जी अब उनके लिए लड़का ढूंढने में लगे हुए थे। तभी एक दिन कंचन के पास उसकी सहेली का फोन आता है। कंचन, जानती हो, मेरी बहन का बेटा है। उसने तुम्हारी छोटी बेटी वर्षा को देखा था और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन पहले तो मेरी बड़ी बेटी अंजलि की शादी होगी ना। 1 साल बड़ी है वो वर्षा से,
पहले वर्षा की शादी कैसे कर दूं? अरे शादी बाद में कर देना, लेकिन अगर सामने से चलकर रिश्ता आ रहा है तो बात पक्की करने में क्या बुराई है। इस बीच में अंजलि के लिए भी कोई लड़का मिल जाएगा, दोनों बेटियों की एक साथ शादी करवा देना। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, रिश्ता पक्का करने में बुराई क्या है। तुम लड़के को कल ही हमारे घर भेज देना। अगले दिन। अरे आओ आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अनिकेत है। मैंने आपकी छोटी बेटी वर्षा को अभी कुछ दिन पहले ही एक शादी में देखा था और इसलिए अपनी मौसी से कहकर आपके घर मैसेज भिजवाया। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हम तो चाहते थे कि पहले अंजलि की शादी हो जाए, लेकिन ठीक है, तुम्हारी और वर्षा की सगाई कर देंगे और बाद में अंजलि के लिए रिश्ता मिलते ही दोनों की शादी। क्या आपकी एक और बेटी है? हाँ हाँ, देखो ये है हमारी बड़ी बेटी अंजलि। नमस्ते अंजलि जी, आपको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वैसे वर्षा से तो मैं मिल चुका हूँ, मेरा मतलब बस हल्की फुल्की बातचीत हुई थी हमारी। हाँ, मैं भी तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे याद है उस शादी में हम मिले थे ना। तो अनिकेत बेटा, क्या हम तुम्हारा और वर्षा का रिश्ता पक्का समझे? तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है? मम्मी पापा, मुझे तो अनिकेत पहले से ही बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल कहो, क्या बात है? वो क्या है ना अंकल जी, मुझे आपकी बड़ी बेटी अंजलि पसंद है। देखिए, वैसे तो मैं रिश्ता वर्षा के लिए लेकर आया था, लेकिन अंजलि की सादगी और उसकी कम बोलने की आदत मेरे दिल को भा गई। क्या मैं आपकी बड़ी बेटी अंजलि के साथ शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम तो पहले अंजलि का ही रिश्ता करना चाहते थे। ये तो और भी अच्छा हो गया, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो गया। लेकिन मम्मी, मुझे अनिकेत बहुत पसंद है। माफ करना वर्षा, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद अंजलि की शादी अनिकेत के साथ करवा दी जाती है, लेकिन वर्षा इस बात से नाराज हो जाती है और वो मन ही मन ये बात ठान लेती है कि अंजलि की शादीशुदा लाइफ वो खराब करके ही रहेगी। वो अंजलि से नफरत करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद। अरे वर्षा बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए अंजलि और अनिकेत के घर चली जाओगी? वो क्या है ना, अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों पापा, क्या हुआ आपकी लाडली बेटी को, और मैं वहाँ क्यों जाऊँ? अरे बेटा, अंजलि को कुछ दिनों से बुखार है, अनिकेत को खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो ना, उसकी सास भी कितनी बुजुर्ग है, तो कुछ दिनों के लिए तुम वहाँ चली जाओ बेटा। यही अच्छा मौका है जब मैं अनिकेत को अपनी तरफ खींच सकती हूँ। मुझे तो वहाँ जाना ही चाहिए। ठीक है मम्मी पापा, मैं चले जाऊंगी अंजलि के घर। कुछ दिन वहाँ रहकर उसके घर की काम कर दिया करूंगी। कोई ना, बहनी तो है मेरी। अंजलि के घर। अरे क्या बात है वर्षा, आ गई तुम? चलो अच्छा हुआ, अपनी बहन का ख्याल रखो। देखो ना, कितने दिन हो गए, बुखार उतर ही नहीं रहा। अब चिंता क्यों करते हैं जीजू, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन सुबह के वक्त। जीजू, ये देखिए आपकी फेवरेट कॉफी और आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। वैसे कुछ भी कहो, तुम काफी मॉडर्न चीजें बनाती हो। तुम्हें पुराने टाइप की चीजें कुक करने का शौक नहीं है ना? पुराने टाइप की चीजें तो अंजलि बहुत बना लेती है। अब आप तो जानती ही हैं, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, इसलिए ये मॉडर्न डिशेस बनाने का शौक है मुझे। क्या बताऊँ यार, मुझे भी ना ये सारा मॉडर्न खाना बहुत पसंद है। देसी खाने से मुझे थोड़ी एलर्जी है, लेकिन अंजलि कभी बनाती ही नहीं, क्या कर सकते हैं। अब आपको ना अंजलि का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ कर दूंगी। कुछ दिनों के बाद। अरे वाह वर्षा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल ना, कुछ भी कहो, बहुत अलग है। मैं आपकी बीवी अंजलि की तरह थोड़ी ना हूँ जो सारा दिन बहन जी की तरह सूट और साड़ी पहनकर घूमती रहूं। मैं तो आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। वैसे सच बताऊं यार, मुझे ना तुमसे शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों की बीवियां भी तुम्हारी तरह मॉडर्न बन के रहती हैं। अब मैंने तो हाँ कर दी थी, लेकिन आपको ही मेरी सीधी सादी बहन पसंद आ गई, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ।
छोड़ो अनिकेत, अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। एक दिन अंजलि के कमरे में। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा ही कमरा है। ये आप क्या कह रहे हैं अनिकेत? ये वर्षा का नहीं, हमारा कमरा है। अरे पर वर्षा भी तो हमारी अपनी ही है ना। और क्या है ये अंजलि, कितने दिनों से बीमार हो तुम? हमारी नई नई शादी हुई है और एक तुम हो, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, और वैसे भी अब तो मेरी तबीयत काफी ठीक हो चुकी है। जीजू, वैसे ये फैसला तो आपको पहले ही सोच समझ कर लेना चाहिए था। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर आपने मेरी बहन से शादी कर ली। लगता है तुम सही कहती हो, तुम्हारे जैसी मॉडर्न और मस्त लड़की को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, और वो भी मेरे सामने? कुछ दिनों के बाद। देखो वर्षा, मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है, तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। नहीं, वर्षा कहीं नहीं जाएगी, अब वो यहीं रहेगी। क्या मतलब यहाँ रहेगी? ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है, वर्षा को तो वापस जाना ही होगा ना। देखो अंजलि, अब अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। क्या मतलब? अनिकेत, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझाती हूँ। देखो, जब मेरी शादी अनिकेत से होने वाली थी तो तुमने अनिकेत को मुझसे छीन लिया और मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अब अनिकेत मेरे साथ रहना चाहते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? अब ये हो चुका है। मैं वर्षा को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। और कहाँ जाऊंगी मैं? चलो ठीक है, मैं तुम पर इतनी दया तो कर ही सकती हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, लेकिन देखो, अनिकेत के इस रूम पर, इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा और तुम इस घर में काम करोगी नौकरानी की तरह। अनिकेत, अब कुछ कहिए ना, मैं पत्नी हूँ आपकी। जो वर्षा ने कह दिया वही होगा। आज से तुम वो बाहर वाले कमरे में रहोगी और घर का सारा काम करोगी, और वर्षा यहाँ मेरे साथ। कुछ दिनों के बाद। वर्षा बेबी, उठ जाओ ना, देखो 9 बज चुके हैं। जब तक बेड नहीं मिलती मेरी आंखें नहीं खुलती। ओके बेबी, अभी तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। अंजलि, जल्दी से वर्षा के लिए चाय बना कर लाओ। अंजलि चाय लेकर अनिकेत के कमरे में पहुंचती है और अनिकेत और वर्षा को एक दूसरे के साथ देखती है। कैसी छोटी बहन हो तुम, मेरे ही पति के साथ, मेरे ही बिस्तर पर, मेरे घर में इस तरह की हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? देखो, नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, वरना इस घर से निकालकर बाहर कर दूंगी, समझी? जाओ यहाँ से। अपने पति और छोटी बहन की बेइज्जती से परेशान होकर अंजलि घर छोड़कर चली जाती है। कुछ महीनों के बाद अनिकेत की माँ उसके घर रहने आती है। अरे वाह बेटा, शादी तो तुमने अंजलि के साथ की और अब घर बसा लिया इस साली के साथ। कमाल के हो तुम। क्या करता माँ, वो अंजलि इतनी बोरिंग और अजीब टाइप की लड़की थी, जीना मुश्किल हो गया था मेरा उसके साथ, और जब देखो तब बीमार पड़ी रहती थी। वैसे तो अच्छा ही किया, हमें भी घर में बीमार बहू नहीं चाहिए थी। लेकिन एक बात तो बता बेटा, खुशखबरी कब सुना रहा है? क्या बताऊँ माँ, बहुत कोशिशों के बाद भी वर्षा प्रेग्नेंट नहीं हुई, डॉक्टर को भी दिखाया था। अरे ये क्या कह रहा है तू? सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी कुछ नहीं कह सकते माँ, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। 6 महीने के बाद। वर्षा बहू, एक तो तुम जबरदस्ती इस घर में घुसकर मेरे बेटे की बीवी बन गई, अब तुमसे एक बच्चा भी पैदा नहीं किया जा रहा। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? बहुत कोशिश की, लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे तो मैं तुझे घर में बिठा कर क्यों रखूं? मुझे तो जल्दी से अपने पोते का मुंह देखना है। वैसे वर्षा माँ सही तो कह रही है, मैंने तुम्हारी बहन को इस घर से निकाल कर तुमसे शादी की, लेकिन क्या मिला मुझे? अनिकेत, ये तुम मुझसे कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मुझे बहुत पसंद करती हो ना, तुम्हें तो मेरी जैसी मॉडर्न बीवी चाहिए थी। अब मॉडर्न बीवी का जिंदगी भर अचार थोड़ी ना डालूंगा, बच्चे भी तो चाहिए ना। तुम मुझे एक बच्चा भी पैदा करके नहीं दे सकती। तुम कितना बदल गए हो अनिकेत,
एक बच्चे के लिए तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? अरे चुप कर, अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इस घर से चलती बन। तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और वैसे भी तेरी कौन सी अनिकेत से शादी हुई है? जबरदस्ती तो रह रही है। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं अनिकेत की बीवी हूँ। बीवी? कैसी बीवी? ना तो मैंने तुमसे शादी की, ना तुम्हारी मांग में कभी सिंदूर भरा। वैसे माँ ठीक कह रही है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे खर्चे और नखरे नहीं झेल सकता। और अगर तुम मुझे बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती तो निकलो इस घर से। अनिकेत और उसकी माँ वर्षा को घर से निकाल देती हैं। वर्षा रोते हुए घर से बाहर निकलती है और अपने आप से कहती है, मुझे अंजलि के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। लगता है मुझे मेरे बुरे कामों का ही फल मिला है। मैंने अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया और आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान मुझे माफ कर देना। शर्मा परिवार में प्रदीप अपनी पत्नी प्रेमलता, बड़े बेटे सोहन, छोटे बेटे राज और बेटी प्रिया के साथ रहता था। वो लोग बहुत अमीर थे। सोहन के सिवा सबको अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। वो गरीबों को बहुत नीच और गिरा हुआ समझते थे। ओह गॉड, दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, इनको तो जीना ही नहीं आता। बिल्कुल थर्ड क्लास के लोग हैं। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। मैं खुद अपने आसपास ऐसे गरीब लोगों को देखना तक नहीं चाहती हूँ। कैसे गंदे से तो दिखते हैं। क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने जो इतना कुछ बोल रहे हो? और कोई गरीब अपनी मर्जी से नहीं होता। बस बस, पहले हमारी बात तो सुन लो, फिर ज्ञान देना। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है जो आप लोग इतना चिढ़ गए हो? हम लोग मॉल गए थे, तो जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया और हमारी कार एक अजीब से बाजार के बीच में से निकली। और वहां हमने देखा कि एक औरत एक सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए लड़ रही थी। ये गरीब लोग कितने कंजूस होते हैं। भला 5 रुपए के लिए कोई क्यों ही लड़ेगा? आता ही क्या है आज के वक्त में 5 रुपए में। सीरियसली मुझे तो देखकर अजीब लग रहा था। कैसे ये लोग अपना वक्त लड़ने में निकाल देते हैं। अरे मम्मी, सबके पास इतने पैसे नहीं होते जितने हमारे पास हैं। उनके लिए 5 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग अगर 100 रुपये भी छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनके लिए 5 रुपये बहुत है। आपको ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। असली अमीर वही है जो गरीब को गरीब ना समझे। अरे भैया, आप तो रहने ही दो। 5 रुपए में भला क्या आता है? क्या कर लेगा इंसान 5 रुपए बचाकर? और जैसे ये सच है कि हम अमीर हैं, ऐसे ये भी तो सच है कि वो लोग गरीब हैं। वो आदत की वजह से गरीब है। काम करने के बजाय वो लोग भीख मांगकर गुजारा करते हैं। इसमें उनकी ही गलती है ना। जाने दो, मैं आप लोगों को कुछ नहीं समझा सकता। उस घर में सोहन के अलावा सभी लोग गरीबों को एक एलियन प्रजाति समझते थे। उसी शाम जब दूध वाला आता है तो उसके पैर में मोच आ जाती है। सोहन उसे अंदर बुलाकर सोफे पर बिठा लेता है। अरे ये दूध वाला सोफे पर बैठकर क्या कर रहा है? उठ यहाँ से, जाकर दरवाजे पर खड़ा हो। वो मैं भैया। अरे पापा, उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए मैंने उसे अंदर बुलाया है ताकि मरहम पट्टी कर दूं। ऐसे में बेचारे से तो चला भी नहीं जा रहा। उसे आराम करना चाहिए, पर ये तो दिन भर काम करने वाला है। ऐसे में जख्म ज्यादा हो जाएगा ना। ओह गॉड सोहन, तुम क्या करते रहते हो? मरहम पट्टी करने की क्या जरूरत है? कुछ पैसे दे दो, डॉक्टर के यहाँ जाकर पैर ठीक करा लेगा। तुम क्यों ऐसे लोगों को घर में बुला लेते हो और खुद उनकी सेवा में लग जाते हो जैसे ये गरीब लोग राजा महाराजा हो? हाँ, और नहीं तो क्या भैया। ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते होंगे, भैंसों को नहलाते होंगे, उनका गोबर उठाते होंगे, और आप इन्हें बुला के सोफे पर बिठा लेती हो। छी छी छी। अब तो ये सब गंदा हो गया। इसको फेंक कर नया ही लेकर आना होगा पापा। अब ये हमारे बैठने के लायक नहीं रहा। मैं चाहता हूँ, वरना मेरी वजह से आपका घर भी अशुद्ध हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम घबराओ नहीं, बैठे रहो। मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ, फिर जाना। और आप लोग अगर मदद नहीं कर सकते तो जाकर अपना काम करो ना, मुझे मेरा काम करने दो। सोहन उस दूध वाले को वापस बिठाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। ये देखकर बाकी सबका मुंह बन जाता है। उसके जाने के बाद प्रेमलता कहती है, ये सोफा उठाओ और कबाड़ में फेंकाओ और पूरे हॉल की धुलाई करो। ये आप क्या बोल रही हैं मम्मी? ऐसा क्या ही हो गया जो आप सोफे ही बाहर फेंकने को कह रही हैं? तुझे अपनी मनमानी करनी थी, तूने कर ली ना। अब अपना मुंह बंद रख। जिस सोफे पर वो दूध वाला बैठा था, मैं उस पर नहीं बैठ सकती। नया सोफा खरीदूंगी मैं। हे भगवान, आप लोगों को तो अब भगवान ही समझा है। तभी सोहन का छोटा भाई राज घर में आता है और चिल्लाकर कहता है, ब्रिंग मी अ टॉवल। कोई है यहाँ या सारे मर गए? क्या सर? ओ माय गॉड, इन गरीब जाहिलों को इंग्लिश भी नहीं आती। तौलिया तौलिया ले आओ।
किसने इनको काम पे रख लिया? ठीक है सर। क्या हो गया बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे जैसे ये गरीब वैसे ही इन गरीबों के बच्चे। अभी बाहर एक गरीब के बच्चे ने मुझ पर कुल्ला कर दिया। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन करता भी क्या। छी छी छी, कितने गंदे होते हैं ये लोग। जाओ ठीक से नहा लेना। अरे बच्चे तो शरारत करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। बचपन में मैं भी तो ऐसे शैतानियां करता था, कोई बात नहीं। अब तो रहने ही दो भैया, आपको पता नहीं ये गरीब अच्छे कैसे लगते हैं। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था और फिर एक दिन सोहन एक लड़की से कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आता है। सोहन को लड़की के साथ देखते ही प्रेमलता गुस्से से भर जाती है। ये तूने क्या किया सोहन? शादी करनी थी तो कम से कम हम लोगों को बता तो देता। अगर मैं आप लोगों को बता देता तो आप लोग शादी करनी ही नहीं देते। हम लोग मॉडर्न सोच वाले लोग हैं, हमें लव मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी शादी में करोड़ों रुपया लगाकर ऐसी शादी करती कि पूरी दुनिया देखती कि किसी रईस की शादी हो रही है, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। बात लव मैरिज की नहीं है मम्मा, बात यह है कि रीमा अनाथ और गरीब है, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने बिना आपको बताए शादी कर ली। ये सुनकर सोहन के परिवार के सभी सदस्य गुस्सा हो जाते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज इनसेन। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बेटा? या इस लड़की ने तेरे ऊपर कोई काला जादू किया है? तूने एक गरीब लड़की से शादी कर ली, तूने कुछ भी नहीं सोचा हमारे परिवार की इज्जत के बारे में। अब क्या जवाब दूंगी मैं अपनी किटी पार्टी की सहेलियों को? ये सब तूने क्या किया? कम से कम बहू तो बराबरी की लाता। अरे माँ, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मुझे जो पसंद है मैंने उससे शादी कर ली। दुनिया को दिखाने के लिए शादी नहीं की है मैंने क्या क्या सोच कर रखा था, मेरी भाभी ऐसी होगी वैसी होगी, और आप ये क्या उठा कर लाए हो? कोई स्टैंडर्ड है इनका, देखो तो कैसे कपड़े पहने। प्रिया, तमीज से बात करो, ये भाभी है तुम्हारी। अगर एक और शब्द गलत बोला तो अच्छा नहीं होगा। इसी बात का तो दुख है भैया कि ये हमारी भाभी है। ऐसी भाभी लाए हो आप कि हम किसी से मिलवा भी नहीं सकते। एक गरीब लड़की को भाभी कैसे बोलूं? सोहन, ये तुमने ठीक नहीं किया, पर अब जो हो गया सो हो गया। इसको अंदर लेकर जाओ। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे गरीब होने की वजह से मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक अच्छी लड़की हूँ और मैं आप सबका दिल जीत लूँगी। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सब लोग रीमा की बात सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सोहन भी रीमा को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। मुझे माफ़ कर देना रीमा कि मैं तुम्हें ऐसे परिवार में ले आया। अरे आपने तो पहले ही बताया था कि आपका परिवार कैसा है। मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी, और आप देखना जितना प्यार आप मुझे करते ना, आपका परिवार भी मुझसे उतना ही प्यार करेगा एक दिन। रीमा अपने ससुराल में घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है, पर उल्टा वो लोग उसका मजाक बनाते हैं। एक दिन प्रिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी तो वो रीमा से कहती है, भाभी यहाँ तो आना जरा। हाँ बोलो ना, क्या बात है? भाभी तिरामिसू खाओगी? तिरामिसू, ये क्या होता है? कुछ कचौड़ी जैसा है क्या? ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं। भाभी तुम ना बिल्कुल गवार हो। सॉरी, मेरा मतलब गाय हो, गाय। तिरामिसू एक फ्रेंच डिजर्ट होता है। ओह अच्छा, नहीं आप लोग खाओ। ऐसे ही कोई ना कोई बात पे रीमा का मजाक बनाया जाता। रीमा अंदर ही अंदर दुखी होती, लेकिन किसी को कुछ ना कहती। एक दिन प्रेमलता रीमा को एक मॉडर्न ज्वेलरी पहनने को देती है। अरे लड़की, इधर आ। तुझे और मेरे बेटे दोनों को ही हमारी इज्जत का ख्याल तो है नहीं, लेकिन अब क्या करें, ना चाहते हुए भी तू है तो हमारे खानदान की। ये ले, इसको पहन ले ताकि खानदानी तो लगे कम से कम। जी माँ जी, अभी पहन कर आती हूँ। रीमा कमर में पहनने वाली ज्वेलरी को गले में पहन कर आती है। ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ओह थैंक गॉड कि तुमने ये मेरे सामने ही पहना। किसी और के सामने पहन लिया होता तो वो तो हंस हंस के पागल हो जाता। मैंने इस तरह की ज्वेलरी पहले कभी देखी नहीं है। वो तो बात ऑब्वियस है, इतनी गरीब हो तो कहाँ से देखी होगी। वो लोग रीमा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, पर रीमा उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और अपने काम से काम रखती थी। वो सुबह सुबह उठकर आरती किया करती, पर उसका देवर राज सुबह सुबह तेज आवाज में गाने बजाता था। देवर जी सुनो ना। हाँ क्या हुआ, बोलो क्या काम है? मैं आरती कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए गाना बंद कर लीजिए ना।
अरे प्लीज, सुबह सुबह आरती कौन करता है? और मेरी आदत है हर रोज सुबह गाना बजाने की, मैं बंद नहीं करूंगा। और तुम्हें आरती करनी है तो ठीक है, करो जाकर, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा हूं ना, तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? रीमा कुछ नहीं बोलती और वापस आकर आरती करने लगती है और राज गुस्से में गाने की आवाज को और तेज कर देता है, लेकिन रीमा आरती करती रहती है और थोड़ी देर में तेज आवाज की वजह से म्यूजिक सिस्टम खराब हो जाता है और अब गाना बंद हो जाता है। राज को ना चाहते हुए भी आरती सुननी पड़ती है और थोड़ी देर में राज को आरती सुनकर मन में गजब की शांति महसूस होती है, इसलिए वो नहाकर आरती में बैठ जाता है। अरे वाह देवर जी, आप भी यहाँ? आप कब आए? मैंने तो देखा ही नहीं। लीजिए प्रसाद खाइए। मैं रोज गाने इसलिए सुनता हूँ क्योंकि उससे मेरा माइंड रिलैक्स होता है, पर आज आरती सुनकर बहुत सुकून मिला। मैं आज से पहले कभी आरती में बैठा ही नहीं था। भगवान के काम में तो सुकून ही सुकून है, सच्चे मन से भक्ति करो तो सुकून मिल ही जाएगा। अब से ना मैं रोज आरती के समय आया करूँगा, और अगर ना हो तो आप मुझे बुला लेना। अगले दिन भी राज आरती के समय आकर बैठ जाता है। जब रीमा आरती कर लेती है तो राज भी आरती करता है। उसे आरती करते देख घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आज सूरज किधर से निकला है भैया? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? ये रीमा की वजह से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था ये सबका मन जीत लेगी। यही काम और अच्छा होता अगर तू बहू बराबरी की लाता। माँ, तुम कभी नहीं बदलने वाली। चलो, बहू के आने से कुछ तो अच्छा हुआ, मेरा दूसरा बेटा सुधर गया। अगले दिन प्रिया की कुछ सहेलियां आती हैं और प्रिया उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाती है। मम्मी जरा ये टेस्ट करो ना, बताओ कैसी बनी है। ये क्या बना कर रखा है तूने? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 2 दिन की बासी सब्जी खा ली हो। ये कुकिंग बुकिंग तेरे बस की बात नहीं है बेटा, रहने दे। क्यों अपनी सहेलियों को भरी जवानी में मारना चाहती है? प्रेमलता प्रिया का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। प्रिया को बहुत बुरा लगता है और उसे रोना आता है। तभी रीमा वहां आती है। अरे क्या हुआ प्रिया दीदी, आप रो क्यों रही है? क्या बात है? मैं अपनी सहेलियों के लिए कुछ बना रही थी और मुझसे सही नहीं बन पाया, इसलिए मम्मी ने मेरा बहुत मजाक बनाया। अब मैं अपनी सहेलियों को क्या खिलाऊं? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी उनके सामने। अरे बस इतनी सी बात पे आप रो रही हैं, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपकी भाभी है ना, आप बस देखती जाओ। रीमा बचे हुए सामान से प्रिया को एक नई तरह की डिश बनाना सिखा देती है, जो कि उसकी सहेलियों को बहुत पसंद आती है। उस दिन के बाद से प्रिया भी अपनी भाभी को पसंद करने लगती है। भाभी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, पर मॉम बनाने ही नहीं देती। उन्हें लगता है ये काम छोटे लोग करते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और तुम सबसे अच्छा खाना बनाओगी और एक दिन शेफ बन जाओगी। इससे पहले आमतौर पर रीमा अकेले ही बैठी रहती थी, पर अब राज और प्रिया उसके साथ खूब बातें किया करते थे। ऐसे ही जब एक शाम रीमा, सोहन, राज और प्रिया बैठकर बातें कर रहे थे तो प्रदीप उनको देखकर सोचता है, मैं तो हमेशा बिजनेस में ही लगा रहा, कभी अपनी फैमिली को सही से टाइम ही नहीं दिया, और इस वजह से ये लोग भी कभी आपस में मिलजुल कर नहीं बैठे। पर आज बहू की वजह से कितनी खुशहाली है घर में। ये सोचकर प्रदीप भी उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है और बातें करने लगता है। लेकिन प्रेमलता के अंदर पैसे का घमंड अभी तक भरा हुआ था। बाकी सब रीमा के साथ अच्छे से पेश आते थे, लेकिन प्रेमलता अभी भी उसे ताने दिया करती थी और उसका मजाक बनाया करती थी। चलो बहू, हमें कुल देवता के मंदिर जाना है। वैसे मुझे कोई शौक तो नहीं है तुम्हारे साथ जाने का, लेकिन क्या करूं, ये रिवाज है कि बहू के साथ ही जाना होता है। ओके मम्मी जी, चलिए। माँ, तुम अभी भी रीमा के साथ ऐसे बात कर रही हो जब सभी ने रीमा को अपना लिया है। मैं भी अपना लेती, अगर तू बहू बराबरी की लेकर आता तो। सोहन अपनी माँ से कड़वे शब्द सुनकर वहां से चला जाता है। लेकिन रीमा कहती है, माँ जी, आप उनकी बातों का बुरा मत मानो, मैं तैयार हूँ, आप चलिए। और कार से मंदिर जाने के लिए वो निकल जाते हैं। कुल देवता का मंदिर एक गांव में होता है। वो लोग जब वहां से वापस चलते हैं तो उनकी कार खराब हो जाती है। वहां नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्हें बस में बैठना पड़ता है। ओह माय गॉड, आज कैसा मनहूस दिन है, मुझे बस में बैठना पड़ रहा है। बस की तो हालत ही खराब है। उसी बस में एक गर्भवती औरत होती है जिसको लेबर पेन शुरू होता है। अरे कई डॉक्टर है का इस बस में? कोई मेरी पत्नी की मदद कर सकता है का? मम्मी जी, आप तो औरतों की डॉक्टर है ना, उसकी मदद कर दीजिए ना। चुप रह, मुझे कोई शौक नहीं है इन गरीबों को छूने का।
का कहा बहन जी, ये डॉक्टर है का, मेरी मदद करिए, मेरी बीवी बहुत दर्द में है। अच्छा ठीक है, आप लोग बस खाली कर दीजिए, मैं करती हूँ। प्रेमलता चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसे मजबूरन अब बच्ची की डिलीवरी करनी पड़ती है। बच्ची के पैदा होने पर सब बहुत खुश होते हैं। गांव के लोग आकर प्रेमलता को तरह तरह की भेंट देते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं तो इन लोगों को जानवर समझती थी, पर ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। इनमें और हम में कोई खास फर्क नहीं है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और पूरा किस्सा सबको बताते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया प्रेमलता। कमाल तो असल में बहू ने किया है, मैंने नहीं। बहू ने सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी आंखें खोल दी। हम लोग सिर्फ एक पैसों की वजह से दूसरे लोगों को अपने से बहुत नीचा समझते थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि हम सब एक जैसे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि आपकी बहू इस शहर के बड़े बिजनेसमैन राजवीर की बेटी है। ये सारा नाटक हमने इसलिए किया था ताकि आप लोग सुधर सके। अब तो मेरे दिल में बहू के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अमीर होते हुए भी गरीबों का दुख समझना बहुत बड़ी बात है। और उस दिन के बाद उनके परिवार में कोई कलेश नहीं बचता। वो सब लोग खुशी खुशी रहते हैं और फिर कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाते हैं।